हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। कितने साल हो गए इसे सिखाते सिखाते, पर आज तक इसे एक काम ढंग से नहीं आया। माँ, अब मैंने क्या किया? आपने ही तो कहा था कि आटा गूंथ दो, तो मैंने गूंथ तो दिया। इसे आटा कहते हैं। इससे पत्थर टकरा जाए तो वो भी चूर चूर हो जाए। जरा बता मुझे, इससे रोटियां कैसे बनेंगी भला? तो मैं अब क्या करूं? इसमें धीरे धीरे पानी मिला और इसे नरम कर, वरना आज तो रोटियां बनने से रही। कब सुधरेगी तू ईशा? माँ, अब तो रहने ही दो, हमेशा बस मुझे डांटती रहती हो। डांटती नहीं, समझाती हूँ। अरे ससुराल में जाएगी तो खुद तो डांट खाएगी ही, मुझे भी गाली सुनवाएगी। मैं ऐसे गरीब ससुराल में जाऊंगी ही नहीं जहाँ मुझे रोटियां बनानी पड़े। अच्छा, तो फिर क्या करेंगी महारानी? हाँ, मैं तो रानी बनकर ही रहूंगी। किसी अमीर लड़के से ही शादी करूंगी मैं तो। अच्छा, और ये अमीर लड़का बिना दान दहेज के तुझसे शादी क्यों करेगा, ये बता तो। उसकी चिंता आप मत करो माँ, मैं हुई इतनी खूबसूरत, देखना रिश्तों की लाइन लग जाएगी मेरे लिए। अपनी बेटी ईशा की बात सुनकर कुसुमलता उसके भोलेपन पर मुस्कुरा दी। पति की मौत के बाद कुसुमलता पर 2 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आन पड़ी, बड़ा बेटा आशीष और छोटी ईशा। बड़ी मुश्किलों के साथ कुसुमलता ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आशीष अपनी माँ का बड़ा ही आज्ञाकारी था। और फिर शाम को, माँ कहाँ हो? आ गया तू? चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। चाय वाय बाद में माँ, पहले ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। आशीष ने झट से एक डिब्बा खोला जिसमें एक बहुत ही प्यारी साड़ी थी। अरे वाह, कितनी प्यारी है ये साड़ी। लेकिन एक मिनट, तू फिर साड़ी ले आया मेरे लिए? क्यों इतना पैसा खर्च करता है रे? अरे मैं तो आपके लिए सोने का हार ले आता, लेकिन क्या करूं, वो बहुत महंगा था, उतने पैसे नहीं थे मेरे पास। सोने का हार तो होता ही महंगा है भैया, पर मेरे लिए चांदी की पायल ही ले आते, वो तो सस्ती मिलती है। हाँ भाई, ये ले, तेरी फरमाइश पूरी कर दी मैंने। ये ले अपनी चांदी की पायल। है? सच में? आप कितने अच्छे हो भैया, दुनिया के सबसे अच्छे भैया। ईशा उन पायलों को अपने पैरों पर रखकर देखने लगी। उधर उसकी बातें सुनकर उसकी माँ और भाई हंसने लगे। बहुत खर्चा कर दिया तूने बेटा, कोई खास बात है क्या? हाँ माँ, कंपनी ने बोनस दिया है तो सोचा आप दोनों के लिए तोहफे लेता हूँ। और तूने अपने लिए कुछ नहीं लिया? मेरे पास सब कुछ तो है, और फिर आप दोनों की खुशी देखकर मुझे भी मेरा तोहफा मिल गया। आशीष की बात सुनकर कुसुम ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान करे तुझे जीवन की सारी खुशियाँ मिले और एक ऐसी पत्नी मिले जो तेरा संसार खुशियों से भर दे। अच्छा, सारा आशीर्वाद भैया को ही दोगी क्या? मुझे भी तो दो। बता तुझे क्या आशीर्वाद चाहिए? मुझे तो बस आशीर्वाद दो कि मेरी शादी किसी अमीर घर में हो जाए, ऐसे लड़के से जिसके पास बड़ा सा बंगला हो, खूब सारे नौकर चाकर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, और हाँ, एक बढ़िया रसोइया तो होना ही चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? भैया वो मुझसे रोटी नहीं बनती यार। तो सीख लेना। रोज सीखती हूँ माँ से, और ठीक ही बनती है वैसे तो, पर ये कहती है कि मेरे आटे से किसी का सिर फूट जाए। बताओ, कहीं ऐसा होता है क्या? और फिर ईशा के वहाँ से जाने के बाद, वैसे माँ, क्या सोचा है आपने शादी के बारे में? अरे तेरे लिए तो मैं खान से हीरा खोज कर लाऊंगी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा माँ, मैं तो ईशा की बात कर रहा हूँ। उसका सपना है कि उसकी शादी किसी बड़े घर में हो। अरे वो तो पगली है, कुछ भी कहती है, जब देखो यही रट लगाए रहती है। हाँ तो हम ढूंढेंगे ना उसके लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता। बेटा, ये अमीर लोग ना दिल के बहुत गरीब होते हैं। कम से कम 50 लाख मांगेंगे दहेज में, कहाँ से ला कर देंगे हम, बता। और उसकी छोड़, पहले तो तेरी शादी होगी, उसके बाद उसे विदा करूंगी। अरे वो भी तो कुछ दिन रह लेगी अपनी भाभी के साथ। कुसुम की बात सुनकर आशीष शर्मा गया। कुछ दिन के बाद कुसुम ने आशीष के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी, और फिर उसकी तलाश खत्म हुई ऋतु पर। ऋतु बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की थी। लड़की अच्छी मिली तो कुसुम ने झट से आशीष से उसकी शादी करा दी। और फिर आज तो भाभी की पहली रसोई है, देखते हैं भाभी खाना कैसा बनाती है। सुन, जैसा भी बनाती हो तो कोई कमी मत निकालना। अच्छा जी, पत्नी का इतना ख्याल। आशीष ने भले ये बात ईशा से धीरे से कही थी, लेकिन ऋतु ने रसोई में ये बात सुन ली और वो मुस्कुरा दी। उसे अपने पति की सोच पर बहुत गर्व हो रहा था। थोड़ी देर बाद ऋतु सबके लिए खाना ले आई। उसने कई पकवान बनाए थे। भगवान, भाग खुल गए हमारे। कितना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने बहू। वाकई अच्छा है या मेरा दिल रखने को बोल रही है माँ जी? नहीं, वाकई बहुत ही टेस्टी खाना है भाभी, सच्ची।
इसकी बात मान लो रितु, ये झूठ नहीं बोलेगी। अगर इसे पसंद नहीं आता तो तुम्हारे मुंह पर कह देती। आशीष की बात सुनकर रितु भी हंस पड़ी। इसी तरह वक्त बीतने लगा और धीरे धीरे रितु और ईशा में खूब पटने लगी। फिर एक दिन रसोई में, आओ ईशा, आज मैं तुम्हें पुलाव बनाना सिखाती हूँ। यार भाभी सॉरी, पर मुझे नहीं सीखना। अरे क्यों नहीं सीखना? मैं तो पैर पर पैर रखकर पुलाव खाऊंगी। रसोई बनाएंगे मेरे लिए, देखना आप। इतने आत्मविश्वास के पीछे कुछ तो बात है। चल जल्दी से नाम बता उसका। अब अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। अच्छा, भाभी से छुपाएगी? तेरी आंखों में उसकी तस्वीर साफ दिख रही है, लेकिन नाम नहीं दिख रहा है। बोल ना, जल्दी बता। आशुतोष नाम है उनका। अच्छा जी, अभी से वो उनका हो गया? क्या बात है भाभी, चिढ़ाओ मत ना। तो क्या करते हैं आपके वो अरे उनके पापा की सीमेंट फैक्ट्री है, बहुत पैसे वाले। वो अपने पापा के साथ फैक्ट्री संभालते हैं और पता है बहुत ही हैंडसम है। वो तो हो गई, आखिर हमारी ईशा की पसंद है। अच्छा तो ये बताओ कि आग एक ही तरफ है या दोनों तरफ? दोनों तरफ भाभी। मैं कभी कभी उनसे मिल लेती हूँ, साथ में कॉफी वगैरह पी लेते हैं। पक्का ना? सिर्फ कॉफी ना? नहीं भाभी, वो तो बड़ी शरीफ है, मेरे अलावा तो वो किसी की तरफ देखते भी नहीं। अच्छा भाभी, अब आप ही हो जो इस बात को आगे बढ़ा सकती हो। आप एक बार उनसे मिल लो ना प्लीज। हाँ जरूर मिलेंगे, बल्कि कल ही मिलेंगे अब तो। अगले दिन रितु और ईशा काम का बहाना देकर घर से निकल गई और फिर एक रेस्टोरेंट में। जी नमस्ते। ओ नमस्ते नमस्ते। आशुतोष ने चुटकी बजाते हुए एक वेटर को आवाज दी, जिसे देखकर रितु को अच्छा सा नहीं लगा, लेकिन वो चुप रही। इधर ईशा लगातार रितु और आशुतोष से बातें किए जा रही थी और रितु बस आशुतोष को परखने की कोशिश कर रही थी। मुलाकात के बाद ईशा और रितु घर के लिए निकल पड़ी और फिर भाभी बताओ ना, आपको कैसे लगे आशुतोष? हाँ अच्छे हैं, पर वो तेरे लायक नहीं है। मतलब आपको तो ये कहना चाहिए कि हम उनके लायक नहीं है। अरे क्या नहीं है उनके पास? भाभी मैं उनसे प्यार करती हूँ और शादी भी उन्हीं से करूंगी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? उस दिन के बाद से दोनों ननद भाभी में कुछ दूरियां सी बन गई। अब ईशा रितु से ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं समझ गई, भाभी को आशुतोष को देखकर जलन हो रही है कि कैसे इतना हैंडसम और अमीर लड़का मेरी किस्मत में आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा रितु भाभी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। तभी एक दिन रितु ईशा के कमरे में आई। अब हाँ भाभी, कुछ काम है आपको? हाँ बहुत जरूरी काम है, बस ये मान ले कि जिंदगी और मौत का सवाल है, तू जल्दी मेरे साथ चल। अब अच्छा ठीक है भाभी, मैं तैयार हो जाती हूँ। छोड़ ना, तू ऐसी ही अच्छी लग रही है, आ चल जल्दी चल। रितु ईशा को एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले गई, जहाँ उसने एक टेबल की तरफ इशारा किया। वहाँ आशुतोष बैठा हुआ था और उसके साथ एक लड़की बैठी थी। ये देखते ईशा अपना आपा खो बैठी और जाकर सीधा आशुतोष को एक चाटा चढ़ दिया। छोड़ दो मुझे भाभी, आज मैं इन दोनों का खून कर दूंगी। इस आदमी ने मेरे सारे सपनों को राख कर दिया। वादे मुझसे करते और इश्क किस लड़की के साथ लड़ा रहा है। पोल खुलने के बाद बेइज्जत होकर आशुतोष वहाँ से चला गया। तभी रितु उस लड़की के पास गई जो आशुतोष के साथ बैठी थी। तू ठीक तो है ना काजल? आप इसका हाल पूछ रही हैं? आप इसका हाल पूछ रही इस डायन का जिसने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया? हाँ, क्योंकि ये मेरी चचेरी बहन है काजल, और मेरे कहने पर ही इसने ये सब कुछ किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके और तुम्हें पता चले कि आशुतोष कितना गिरा हुआ इंसान है। अरे काजल उससे 5 दिन पहले ही मिली थी, पर वो बदमाश काजल को शादी के सपने दिखाने लगा जैसे उसने तुम्हें दिखाए थे। सच्चाई सुनकर ईशा की आंखें खुल गई। वो रितु और काजल के गले लगकर बहुत रोई। काव्या सुबह देर से उठती है, फिर शावर लेकर किचन में जाती है जहां उसकी भाभी अलका सबका नाश्ता बना रही होती है। काव्या उससे जाकर कहती है, भाभी मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दो। अच्छा वैसे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए? मेथी के पराठे और बूंदी रायता। क्या? मेथी के पराठे? ओह नो भाभी, वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई। भैया को ना पनीर सैंडविच बहुत पसंद है, और वो भी काली मिर्च स्प्रिंकल किया हुआ। संडे को ज्यादातर वो वही खाना पसंद करते हैं, तो आप उनके लिए वही बना दो। अच्छा ठीक है दीदी, मैं उनके लिए सैंडविच बना देती हूँ। अलका एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसकी यही खूबी अलका के पति प्रांजल को भा गई और सबकी रजामंदी से वो उसे ब्याह कर घर ले आया। लेकिन काव्या को अलका से हमेशा चिढ़ रहती थी। वो अपनी भाभी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आती थी। काव्या के कहने पर कुछ देर बाद अलका सबके लिए नाश्ता लेकर आती है।
जिसमें प्रांजल के लिए वो पनीर सैंडविच काली मिर्च स्प्रिंकल डला हुआ उसे परोसती है। अरे वाह, पनीर सैंडविच, थैंक यू अलका, मेरा कब से मन कर रहा था इसे खाने का, थैंक यू सो मच। प्रांजल जैसे ही सैंडविच मुंह में डालता है उसे जोर जोर से छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ये देखकर अलका की सास जानकी गुस्से में आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा तुझे? बहू, तूने इसमें कहीं वो काली मिर्च तो नहीं डाल दी? हाँ माँ जी, डाली है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता नहीं मेरे बेटे को काली मिर्च से एलर्जी है। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुला। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है और उसे दवाई देकर चला जाता है। क्यों री, क्या जरूरत थी काली मिर्च डालने की? तेरे कारण मेरे बेटे का छींक छींक कर हालत खराब हो गई। लेकिन माँ जी, मुझे तो काव्या दीदी ने कहा था डालने को। हे भगवान, देखो तो कैसे झूठ बोल रही है। अरे शर्म नहीं आती अपना किया मुझ पर थोपते हुए? भला मैं अपने इकलौते भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगी भाभी? आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अलका बेचारी चुप रह जाती है और सब कुछ चुपचाप सुन लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। घमंडी ननद बार बार अपनी संस्कारी भाभी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रोज काव्या कॉलेज से घर आती है। भाभी, जरा मेरे लिए कप चाय लेकर आना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद अलका चाय लाकर अपनी ननद को देती है, फिर घर के बाकी कामों में लग जाती है। लेकिन तभी अचानक काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, माँ माँ, ये देखो तो तुम्हारी लाडली बहू ने क्या किया है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतने गुस्से में क्यों है? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? चाय पीने लायक हो तो पियो ना। ये देखो, भाभी ने इसमें छिपकली का मरा हुआ बच्चा डाला है ताकि इस चाय को पीते ही मैं मर जाऊं। क्या? मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तूने इसे पिया तो नहीं ना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद कप धोया था और चाय भी छान कर दी थी। ना जाने ये आखिर चाहती क्या है। पहले तो जानबूझकर मेरे बेटे को काली मिर्च देती है और अब मेरी बेटी को चाय में मरी हुई छिपकली। क्यों री, तू मारना चाहती है हम सबको? भाभी, मैं आपकी इकलौती ननद हूं और आप मेरे साथ ऐसा कर रही थी। छी, मुझे तो घिन आती है आपको भाभी कहते हुए भी। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो सीधा सीधा बोल दो, लेकिन कम से कम ये सब तो मत करो। मत रो मेरी बच्ची, अब तू चल और कमरे में चलकर आराम कर ले। दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती हैं। बेचारी अलका वहीं बैठकर खूब रोती है और मन ही मन सोचती है, ना जाने ननद जी को मुझसे क्या परेशानी है। हर बार वो मुझे सबकी नजरों से गिराती रहती है, जबकि मैं तो कभी उनके साथ गलत नहीं करती। शायद मुझ में कोई कमी होगी। खुद को कोसते हुए अलका घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और हर दिन के साथ काव्या की साजिशें बढ़ती जाती हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि अब जानकी और प्रांजल हर छोटी बड़ी बात के लिए अलका को सुनाने लगते हैं। ये सब देख काव्या बहुत खुश होती है, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो एक तरकीब और लगाती है। मुझे किसी भी तरह इसे घर से निकलवाना ही होगा। घमंडी ननद अपने खुराफाती दिमाग से एक तरकीब लगाती है, फिर मौका मिलते ही अपनी भाभी के कमरे में जाती है, उसकी फोटो चुरा लेती है। अब आएगा मजा, देखना भाभी, इस बार आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। काव्या फोटो लेकर वहां से चली जाती है। एक रोज जब सभी हॉल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी काव्या वहां आती है। अरे दीदी, आप आ गई? आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है ये सती सावित्री बनने की। मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर घूमती हो। सारा दिन पूजा पाठ का ढोंग करती हो और पीठ पीछे ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम हमें अपना ही नहीं समझती। हम सबको मारना चाहती हो, ये बात तो हम शुरू से ही जानते हैं, लेकिन आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो वो आज हमें पता चला है। माँ, भैया, ये औरत हमारा बुरा करने के साथ साथ हमें धोखा भी दे रही है। इसका पहले से ही आशिक है जिससे इसने शादी भी की है। ये क्या कह रही है आप दीदी? ये सब झूठ है। मैं तो सिर्फ अपने प्रांजल से ही प्यार करती हूँ और उन्हीं की पत्नी हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ये झूठ क्यों बोल रही हैं। अच्छा भाभी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये तस्वीरें तो नहीं झूठ बोल सकती ना। इस फोटो में दुल्हन तो आप ही हैं, लेकिन ये दूल्हा तो प्रांजल भैया नहीं है। तो फिर कौन है ये आपका आशिक? काव्या ये बोल ही रही थी कि तभी प्रांजल अपनी बहन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। प्रांजल, उसे क्यों मार रहा है?
मारना है तो अपनी पत्नी को मार जो ऐसे तुझे धोखा दे रही है। बस माँ, अपनी घमंडी बेटी के प्यार की पट्टी आपकी आंखों पर बंधी है, इसीलिए जो ये कह रही है आप उसे ही सच मान रही हैं। अरे ये जो फोटो आपने देखी है ये झूठी है, काव्या ने खुद ही से बनवाया है। मुझे भी ये बात पता न चलती अगर उस स्टूडियो वाले मेरे दोस्त का फोन मुझे नहीं आता जहां से काव्या ने तस्वीर बनवाई है। दीदी आखिर क्यों कर रही हो आप ये सब? क्यों आप इस हद तक गिर गई जो मेरी इज्जत पर आप कीचड़ उछालने को तैयार हो गई? क्योंकि आपकी और भैया की लव मैरिज हुई थी। मैं भी एक लड़के को बहुत प्यार करती थी। जब मैंने माँ और भैया को उसके बारे में बताया तो उन्होंने हमारी शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन आप दोनों की शादी के लिए ये दोनों झट से मान गए। आखिर क्यों? क्या मैंने झूठा प्यार किया था? लेकिन आज मैंने जो कुछ भी किया वो सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अलका सबसे कहती है, माँ जी, प्रांजल, ये आपने ठीक नहीं किया। अगर दीदी किसी को पसंद करती है तो इसमें गलत क्या है? प्रेम तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, फिर प्यार करने वालों से ऐसी नफरत क्यों? मेरे कहने पर आप उस लड़के से मिल लीजिए और दोनों की बात आगे बढ़ाइए। अपनी भाभी की बात सुनकर काव्या को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। काव्या अपने किए के लिए अपनी भाभी अलका से माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना भाभी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अलका काव्या को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद प्रांजल और जानकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी काव्या से माफी मांगते हैं। साथ ही काव्या की शादी उसके मनपसंद लड़के से करवा देते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।